राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है जिसमें उसने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी। बता दें कि सेवा अध्यादेश अब कानून बन चुका है। रेल मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल जिले में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढहने के कारणों के जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कमेटी को 1 महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन 10 कुकी जो हमर विधायकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है जिन्होंने पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। 10 विधायकों ने 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मेतेई समूहों से उनकी जान को खतरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोलते हुए अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश तभी प्रगति कर सकता है जब सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ना बंद करें और इसके विकास के लिए काम करें। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में नवनिर्मित सड़कों, गलियों और नालियों का उद्घाटन करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि पार्टियों को केवल चुनाव के दौरान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान व 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की अनुमति दी है। मणिपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। मणिपुर पुलिस का कहना है कि राज्य के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने बताया कि इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिले में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न जगहों से 4 बंदूकें, 38 गोला बारूद और 8 बम बरामद किए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी प्रकाश मणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्प पहल के तहत जारी किया गया था। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 2 दिन पूर्व हम भारतीय वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता के साक्षी बने हैं। भारत चांद के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा चांद की जमीन से अनेक नई जानकारियां हासिल होंगी जिनका लाभ समस्त विश्व को मिलेगा। उन्होंने कहा कि दादी प्रकाश मणि ने आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों में फैलाया। उनके नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी इस दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बन गया है। मैं आप सभी का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करती हूँ। आज हम सब दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प का विमोचन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के 16 वर्ष पूर्व 25 अगस्त के ही दिन दादी प्रकाश मणि जी का देहावसान हुआ था। मैं दादी प्रकाश मणि जी के कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प के विमोचन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 2 दिन पहले ही हम सब भारत के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता का साक्षी बने। भारत चांद के दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले पहला देश बन गया है। हमारे चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा चांद की जमीन से अनेक नई जानकारियां हासिल होंगे जिनका लाभ समस्त विश्व को मिलेगा। ऐसे महानतम कार्य की सफलता के पीछे
अनेक वर्षों की तपस्या होती है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई तपस्या किसी महायज्ञ से कम नहीं है। देवियों और स्वजनों, ऐसे ही तपस्या की प्रतिम दादी प्रकाशमणि जी के अनुकरणीय जीवन और सेवाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। मुझे बताया गया है कि दादी प्रकाशमणि जी लगभग 4 दशकों तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रमुख रही। 70 वर्षों तक उन्होंने लोगों में ईश्वर के प्रेम का संदेश प्रसारित किया। उनके प्रभावी नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक छोटे से परिवार से आगे बढ़ते हुए विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन में परिवर्तन हो गई है। दादी प्रकाशमणि जी के जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत होती है कि एक महान आत्मा ही प्रेम का संचार कर सकती है। महान आत्मा सदा विनम्र होती है। ऐसे शक्तिशाली आत्मा ही अन्य लोगों को आंतरिक रूप से सशक्त बना सकती है। देवियों और स्वजनों, कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं, ये अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को उसकी आत्मिक शक्ति का अनुभव करवाना और दुनिया में प्रेम और सद्भाव का विस्तार करना एक महान कार्य होता है। इस महान कार्य की ज्योति दादी प्रकाशमणि जी ने जलाई थी। ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्यों इस ज्योति से अनेक ज्योतियां जलाकर दुनिया में आध्यात्म का प्रकाश फैला रहे हैं। दादी जी ने आध्यात्म के माध्यम से भारत के मूल्यों और संस्कृति का देश विदेश में संचार किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को दुनिया में सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठन के रूप में स्थापित भी किया। एक सच्चे प्रमुख की भांति दादी जी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस के साथ अपने ब्रह्मा कुमारी परिवार के साथ खड़ी रही और सदा उनका मार्गदर्शन करती रही। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन अस्थायी है, मृत्यु एक सच्चाई है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। इस जग में व्यक्ति को उसके कर्मों के कारण ही याद किया जाता है। इसीलिए मनुष्य को जन कल्याण की भावना के साथ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आज दादी जी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आध्यात्मिक और प्रश्नचित व्यक्तित्व की स्मृतियाँ और उनके मानव कल्याण के संदेश सदा हमारे बीच जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। भाई और बहनों, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सराहना करती हूँ कि उनके द्वारा चलाई जा रही माई स्टाम्प योजना में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। इस योजना के कारण बहुत से लोग कस्टमाइज्ड पोस्टेज स्टाम्प्स खरीदते हैं। मुझे विश्वास है कि दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति में विमोचित कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प ब्रह्मा कुमारी परिवार के बहनों और भाई के साथ साथ देश विदेश के सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। लोग दादी प्रकाशमणि के आध्यात्मिक मूल्यों और ज्ञान से सदैव प्रकाशित होते रहेंगे। अंत में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी भाई बहन को उनके जनहित के कार्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री कियारिकोस मित्सोटाकिस ने एथेंस में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति और हेलेनिक गणराज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। एथेंस में संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीस और भारत का ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच, विश्व के दो पुरातन व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंधों के बीच हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, लेकिन न तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है और न ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, फिर भी
ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। हमारा मत है कि हम अपने देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर अपने उद्योग और आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट से हम कृषि और बीज उत्पादन के साथ साथ रिसर्च, पशुपालन और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम अपने शिक्षण संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ग्रीस ने इंडिया ईयू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर अपना समर्थन प्रकट किया। यूक्रेन के मामले में दोनों देश डिप्लोमेसी और डायलॉग का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रीस के सहयोग के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। एक बार फिर ग्रीस के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में आज मुझे और मेरे डेलीगेशन को जो आदर सत्कार मिला, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और ग्रीस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेपाल कोलकाता के नए परिसर की आधारशिला रखी। यह 78 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वहीं 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल बिल्डिंग का शिलान्यास नहीं है, ये फार्मा सेक्टर में रिसर्च के लिए काम करने वाले हमारे न्यू जनरेशन का भविष्य है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फार्मा सेक्टर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर है और हम दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आज कोलकाता नाइपर का न्यू बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा है। 78 करोड़ रुपए से नई नाइपर बनेगी। 100 करोड़ रुपया के खर्च से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ये केवल बिल्डिंग का शिलान्यास नहीं है, ये मेरे कोलकाता, मेरे बंगाल और देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए काम करने वाले हमारे न्यू जनरेशन का भविष्य है। हम सब जानते हैं फार्मा सेक्टर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर है। आज हम दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। सारी दुनिया 4 टैबलेट 4 पिल्स खाती है तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक पिल्स होती है। यूएसए जैसे कंट्री यहाँ 3 टैबलेट लोग खाते हैं,
उसमें से एक इंडिया में बनी हुई टैबलेट होती है। दोस्तों, ये हमारी फार्मा सेक्टर की क्षमता है। बदलते समय में देश केवल मैन्युफैक्चरिंग करे, यही केवल फॉर्मुलेशन करे, उससे आगे बढ़ के हम देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च करें, देश के फार्मा सेक्टर में इनोवेशन करें, उसके लिए जो अपार संभावनाएं हैं उसको एनकेस करने के लिए समग्र देश में भारत सरकार ने 6 एम्स का निर्माण किया है। ये एम्स के द्वारा नहीं केवल एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज का लिंकेज के द्वारा देश में एमएसएमई हो, छोटी इंडस्ट्रीज हो, उसको रिसर्च करना हो, उसके लिए अवसर भी होता है। दोस्तों, देश में 12,000 से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज के प्लांट है, उसमें से 8,000 से अधिक फार्मा प्लांट एमएसएमई सेक्टर में है। जब एमएसएमई सेक्टर में फार्मा प्लांट होता है, उसको कोई न्यू मॉलिक्यूल डेवलप करना है, न्यू रिसर्च करना है, उसको लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, उसको कई टाइप का एफर्ट करने के लिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या तो फाइनेंशियल सिचुएशंस नहीं होती है। तो क्या एमएसएमई अपना रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकता है? भारत सरकार ने तय किया, मोदी जी ने तय किया कि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके लिए 2 डिसीजन, सबसे महत्वपूर्ण दो डिसीजन किया गया। एक, नाइपर के द्वारा रिसर्च और इनोवेशन हो, हर नाइपर को एक सेक्टर में एक्सपर्टाइज सेंटर फॉर एक्सलेंस के रूप में डेवलप करने के लिए डिसाइड किया गया हो। ये देश में संपदा की कोई कमी नहीं है। ये हिंदुस्तान है दोस्तों, ये बंगाल की धरती है। दोस्तों, इस धरती से देश को कई स्कॉलर मिले हैं, कई विद्वान मिले, नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोस्तों ये हमारे बंगाल ने दिया है। ये बंगाल की क्षमता, रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्तों हमारी संपदा है। हमारे युवाओं में रही हुई क्षमता को बाहर लाने के लिए, हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारे युवाओं को रिसर्च और इनोवेशन के लिए दुनिया में कोई कंट्री में जाने की नौबत ना आए, उसकी क्षमता को, उसका ब्रेन पावर को, यूथ पावर को एनकेस करके हम उसकी शक्ति को देश के लिए लगा सकते हैं क्या? दोस्तों, शक्ति को देश के हित के लिए लगाने के लिए नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट को तैयार करके मेरे देश की न्यू जनरेशन यहाँ रिसर्च कर सके, इनोवेशन कर सके और उसका आउटपुट हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज को दे। और ऐसी स्थिति में केवल एक ही जो हमें गैप दिखाई दे रहा था, वो गैप था रिसर्च इन फार्मा सेक्टर। रिसर्च और इनोवेशन को बल देने के लिए नाइपर को सशक्त करना आवश्यक था, हमने किया। आईसीएमआर को सशक्त करना आवश्यक था, हमने उसके लिए व्यवस्थाएं की। हमने आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट चालू किया, वन हेल्थ इंस्टीट्यूट चालू किया। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में हम आगे बढ़े। ये बिल्डिंग यहाँ बनेगी, नाइपर का एजुकेशन यहाँ होगा, फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूट नहीं केवल हमारे बंगाल के यूथ को अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन देश में एक ऐसे यूथ मैन पावर यहाँ से तैयार होके जाएगा, देश के फार्मा सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा और दुनिया के फार्मा सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूट करेगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। जबलपुर जिले के कटंगी में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज ने प्रतिभाग कर 548 से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हमने विकास एवं जनसेवा का नया इतिहास रचा है। एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, जो प्यार आपने दिया है, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों और भाइयों, हमने एक नहीं अनेकों विकास के काम किए, लेकिन आज यहाँ निदान जल प्रपात का भी सौंदर्यीकरण का काम संपन्न होगा, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। पाटन पौड़ी सड़क 45 करोड़ 78 लाख की ये बनेगी। मेरी लखपति दीदियां भी बैठी हुई है। लखपति दीदी का मतलब है जिनकी काम धंधा करते हुए आजीविका मिशन के माध्यम से कमाई 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई। मैं ये बहनों को इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी लखपति बनेंगे। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे,
कब तक बहनों की आंखों में आंसू रहेंगे? कब तक बहनें दुख में डूबी रहेंगी? मेरी बहनों, हमारा संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी पैदा होगी लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना में कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,000 12,500 मामा दिलवाएगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिलेंगे। ये अपना परिवार है और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बेटियों की शादी की कन्यादान योजना और बेटा बेटी की पढ़ाई का सुनो। उनके लिए अब अच्छे स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 38 करोड़ 40 करोड़ की, प्राइवेट से अच्छी। पाटन में भी इस विधानसभा में अजय जी 2 स्कूल पे काम शुरू हो गया है और उन स्कूलों में लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा और स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली मुंबई में भी कोई बैठ के पढ़ाए तो बच्चे क्लास में ही बैठ के पढ़ ले। और उनको लेने बस जाएगी घर और बस ही छोड़ने जाएगी। गरीब का बेटा बेटी भी बस में बैठ के जाएगा, बस में बैठ के आएगा। अब मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी का राज है। मोदी जी जल जीवन मिशन शुरू किया, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और आज मेरी बहनों, हमारे गांव में हम पाइपलाइन बिछाएंगे, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे, गांव में बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है, उन टंकियों में पानी भरेगा, पाइपलाइन बिछेगी, टोटी वाला नल लगेगा और जैसे ही काम पूरा हुआ टोटी खोलोगी तो झरझर पानी घर के अंदर ही आएगा, गुंड गगरा भर जाएंगे, बर्तन भर जाएंगे। आज विकास के कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली सरकार की डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस का कोहाट एनक्लेव में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप मंत्री आतिशी ने उपस्थित अध्यापक, शिक्षक, छात्रों व जनता को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने PWD का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बड़े से बड़ा स्कूल आपके सरकारी स्कूल को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हैं। आतिशी ने कहा कि 2015 में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। पिछले 8 सालों में दिल्ली में शिक्षा क्रांति देखने को मिली है। बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार स्कूल बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी PWD की पूरी टीम का, जिसने इतनी शानदार बिल्डिंग यहाँ पे कोहाट एनक्लेव में खड़ी की है। तो मुझे लगता है PWD के लिए एक बारी जोरदार तालियां बजाइए। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम एक दिन इंजीनियर बनेंगे, ये आपके लिए भी, ये सारे इंजीनियर्स एक प्रेरणा का स्रोत होने चाहिए कि अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हम अपने देश के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के पढ़ने के लिए इतना शानदार स्कूल बना सकते हैं। मैं खुद दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ और काफी जाना माना प्राइवेट स्कूल है वो। लेकिन अब जब हर बारी दिल्ली गवर्नमेंट के किसी स्कूल में आती हूँ, जब यहाँ पे उद्घाटन होता है, चाहे हमने पिछले कई महीनों में बहुत सारे स्कूलों का उद्घाटन किया है, CM साहब तो तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद एक स्कूल का उद्घाटन कर रहे होते हैं। और आज भी जब आपके स्कूल में घूम रही थी तो एक बात मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली का बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल अब आपके सरकारी स्कूल को टक्कर नहीं दे सकता। आपका सरकारी स्कूल हर प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे है। मुझे याद है 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, हमारे यहाँ पे SMC टीम के भी कई सदस्य बैठे हैं। हम अक्सर जब स्कूलों में जाते थे तो स्कूलों का बहुत बुरा हाल होता था। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे मुड़ के फूल बने हुए होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता था, बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे, बच्चे जमीन पे बैठे हुए होते थे। सबको याद है ऐसा ही हाल होता था ना सरकारी स्कूल का।
लेकिन 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, दिल्ली के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, हर बच्चे को बराबरी का अवसर मिलेगा। और पिछले 8 साल में जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है, चाहे शानदार नई स्कूल बिल्डिंग बनना हो, चाहे स्मार्ट क्लासरूम बनना हो, चाहे चमचमाते हुए डेस्क आना हो, चाहे प्रिंसिपल्स और टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं करी। ये उनका संकल्प था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और आज हम दिल्ली में इसके नतीजे भी देख रहे हैं। हम दिल्ली में देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से 12th स्टैंडर्ड में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सीबीएसई के 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति का नतीजा है। हम ये देख रहे हैं कि जहां पूरे देश भर में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, दिल्ली पहला ऐसा इकलौता राज्य है जहां पे उल्टा हो रहा है और माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति का नतीजा है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। ये दिल्ली की शिक्षा, जहां पहले प्राइवेट स्कूलों के बाहर एडमिशन्स की लाइनें लगती थी, आज दिल्ली सरकार के BR अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4000 सीटों में एडमिशन्स के लिए 90,000 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति का नतीजा है। तो ये सब जो पिछले 8 साल में हुआ है वो किसके लिए हुआ है? वो यहाँ पे बैठे जो सारे बच्चे हैं, जो दिल्ली का भी भविष्य है और इस देश का भी भविष्य है, उन सब के लिए हुआ है। ये आप लोगों के लिए हुआ है जो पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतना बड़ा बदलाव किया है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कारगिल भीमथांग में जनता को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लद्दाख के कोने कोने में गए, गरीबों, माताओं, बहनों और युवाओं से बात की, उनके बातों को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा लद्दाख के खून में है। वहीं उन्होंने लद्दाख की जनता से वादा किया कि कांग्रेस पार्टी आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। कुछ महीने पहले कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था। यात्रा का मैसेज था बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे ये देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे, वो वायदे झूठे थे। और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो,
हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।